Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with अनुज पटेल। हम लोग यूपी पीसीएस प्री और यूपीएससी प्री 2020 के संदर्भ में जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके संदर्भ में हम लोग घटना चक्र की जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो यूपी के लिए सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो इस संदर्भ में इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और डेटा आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसे फटाफट हम लोग क्यू को रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी में। करंट अफेयर्स के सेक्शन के तहत है, 20-21 की है, घटना चक्र का है, आर्थिकी है, भारत एवं विश्व के संदर्भ में इन आंकड़ों को देखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री में यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना प्रबल होती है और मिलते ही हैं। अगर आप एग्जाम दिए होंगे पहले तो आपको पता होगा कि घटना चक्र यूपी पीसीएस के लिए कितनी ज़रूरी है, वो भी करंट अफेयर्स की और इकोनॉमिक सर्वे की। तो इस पे देखते हैं, चलिए। ये आपका घटना चक्र है, आर्थिकी है, 20-21 के आंकड़े हैं, भारत विश्व के संदर्भ में होंगे। याद रखिएगा, दोनों ही जगह से आंकड़े पूछे जाएंगे। आगे हम अगर इसके घटनाक्रम में देखते हैं, जो इकोनॉमिक आर्थिक घटनाक्रम है, आप देखेंगे तो हम सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक के जो फैक्ट हैं या जो करंट अफेयर्स इकोनॉमी है के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके घटना चक्र के शुरुआत में दिए होते हैं, उनका कुछ सार है, तो देख सकते हैं। तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह थे। याद रखना, ये क्वेश्चन 17 को गठन किया गया था, एन.के. सिंह इनके अध्यक्ष थे। और इस तीसरे आंकड़े को आप याद रखेंगे कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा है तो 41% है, जो 14वें में कितना था, 42 था। अब संघीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है 41 कर दिया गया, तो 1% जो है माइनस में गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे बात करें तो 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं हैं, तो वित्तीय वर्ष 20-21 के संदर्भ में आप देख सकते हैं, ऐसी बातें हैं। तो 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं हैं, तो आप देखेंगे जो 15वां वित्त आयोग है वो 20-21 में के लिए है। आप देखेंगे प्रथम रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं की गई हैं वो 20-21 के लिए की गई हैं। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती 1% की हिस्सेदारी राज्यों के हिस्सेदारी के लगभग बराबर है, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की बात आती है। और बात करें अगर 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 18 और 19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा प्राप्त कर राजस्व जीडीपी में कितने प्रतिशत है, तो आप देखेंगे ये 17.5% की बात हो रही है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 18 और 19 में राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर राज्य जीडीपी में कितने प्रतिशत है, तो देखेंगे राज्य के जीडीपी में प्रतिशत हिस्सा 17.5% है। आगे देख सकते हैं हम, ठीक है। राज्य सरकारों केंद्र सरकारों द्वारा प्राप्त राजस्व जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है, कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है। आगे हम बात करें तो देखेंगे 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए संघीय या स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए की लेन देन की सिफारिश, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व राज्यों का हिस्सा के कितने प्रतिशत बराबर है, तो आप देखेंगे 4.31%। याद रखिएगा इसे कि पूछा जा सकता है। और 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करना होगा, तो 30 अक्टूबर आप 20-21 के लिए है, तो 21 और 26 के लिए अनुशंसाएं हैं, ये याद रखना। ये जो 20-21
और ये अनुशंसाएं हैं तो ये जो वित्त आयोग की रिपोर्ट की जो अनुशंसाएं हैं वो 21 से 26 के लिए होंगी। याद रखना, वित्त वर्ष 20-21 अगर सन पूछा जाएगा तो 21 से 26 के लिए। इस क्वेश्चन पे आप खास नज़र रखें। आगे बात करें तो केंद्रीय बजट 20-21 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है तो आप देखेंगे जीडीपी का 3.5% है। ठीक है, केंद्रीय बजट 20-21 में देखेंगे तो राजकोषीय घाटा अनुमानित की गई बात है तो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है तो 3.5% की बात हो रही है। ध्यान रखना, इस आंकड़ों में से एक आंकड़ा आपको मिलने की अनुमान रहेगा और बजट अनुमान, हालांकि अभी आपको हम चार्ट फॉर्म में आगे बता देंगे। बजट अनुमान 20-21 में राजस्व घाटा अनुमानित है तो देखेंगे तो 20-21 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.47% है और बजट अनुमान देखेंगे जो 20-21 में प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है तो आप देखेंगे तो क्रमशः जीडीपी का 4.0 एवं 1.8% है। आगे बात करें तो देखेंगे कि बजट अनुमान 2020-21 में आय प्राप्ति के लिए सबसे बड़े स्रोत देखेंगे तो क्रमशः उधार और अन्य देयताएं जो 20% हैं। ठीक है, जो इसमें आय हैं तो आप देख सकते हैं तो आप इसे फार्मूले में कन्वर्ट कर लें या अपना कोड बना लें, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप देखेंगे उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा है निगम कर और तीसरा है आपका क्या, वस्तु एवं सेवा कर। यूपी में तो इसमें परसेंटेज का एरिया भी पूछ लिया गया था कि कितना परसेंट है तो आप इसे याद रखें। जो उधार और अन्य देयताएं हैं वो 20% हैं और निगम कर 18% है, वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा भी 18% है, आयकर का हिस्सा 17% है 17%, और देखेंगे कि कर भिन्न राजस्व का हिस्सा 10% है। आप देख सकते हैं तो ये आप इसको फार्मूला दिखा सकते हैं तो ये आपको ये परसेंटेज भी याद रखें कि यूपी वाले आपसे कलाकारी कर रहे हैं आपके साथ तो आप इसके साथ परसेंटेज याद रखें। तो निगम कर 18 है और उधार एवं अन्य दाताएं 20% है, वस्तु एवं सेवा कर 18% है, आय कर 17% है, कर भिन्न राजस्व 10% है। तो आप देखेंगे जो यू एन बी और आप इसे उनबा याद रख सकते हैं, उधार एवं अन्य देयताएं, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर और कौन सा, आयकर। ठीक, और एक है कर एवं भिन्न राजस्व 10% है तो उनबा से याद रखें। मेरा फार्मूला है जो है, पहले मैंने इसे याद कर रहा था, जो नाम था उसका यही, चलो वो छोड़ो, आगे बात करें तो देख सकते हैं बजट अनुमान आप देख सकते हैं 20-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक हैं तो आप 20-21 में देखेंगे व्यय के सबसे बड़े घटक हैं तो क्रमशः करों एवं शुल्कों का में राज्यों का हिस्सा है। ये 20-21 में आप देख रहे होंगे जो व्यय के सबसे बड़े घटक हैं तो करों एवं शुल्कों आप देख सकते हैं, कर एवं शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 20% है, ब्याज अदायगी 18% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13% हैं, वित्त आयोग और अन्य अंतरण है 10% के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि बजट अनुमान 20-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक हैं तो आप देख सकते हैं व्यय के सबसे बड़े घटक क्रमशः करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है तो करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20% है। आप याद रखना करों एवं शुल्कों में राजस्वों का हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर ब्याज अदायगी है, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। आप इन दो क्वेश्चनों को, 2 पॉइंट को याद रखें, आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन टकराने की संभावना प्रबल है या मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आप 100% मान लें, नहीं तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बजट अनुमान 20-21 में देखेंगे तो आप इसे याद रखें, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ब्याज अदायगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, वित्त आयोग और अन्य अंतरण। पहले ये अलग अलग क्षेत्र थे, अब इनके क्षेत्रों का एरिया बदल गया है और ये हर साल नहीं बदलते लेकिन
हर 5 से 8 साल बाद इनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है, इसलिए आंकड़े बदल जाते हैं। तो आप याद रखें। तो आर बी RBC और आप याद रखें RBC मतलब राज्य वाला हिस्सा या स्टेट के संदर्भ में आपको याद करने के बताया है। तो करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, फिर ब्याज अदायगी, फिर केंद्रीय जो है RBK याद कर ले, RBC याद कर ले, जहां आपको अच्छा लगे तो देख सकते हैं। तो देख लें। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13% है, वित्त आयोग और अन्य ऋण 10% के संदर्भ में आ रहा है बात। अब बात करें बजट अनुमान 2021 में कुल सब्सिडी का व्यय प्रस्तावित है। तो आप देखेंगे जो व्यय प्रस्तावित है कुल सब्सिडी का, तो वो है आपका 2,62,108.76 करोड़ रुपए है। सकल व्यय का याद रखिएगा 8.62% है। इसे आप परसेंटेज यदि ये भले भूल जाएं, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार भले पूछ लें, लेकिन आपसे परसेंटेज वाला एरिया पूछा जाएगा। आगे बात करें कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय होता है। तो देखेंगे खाद्य व्यय में जो होता है, जो कुल सब्सिडी है उसमें ये क्वेश्चन मान के चलना कि आपसे 100% मिलने वाला है आपको, ठीक है। कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय होता है वो खाद्य मद का होता है। और बात करें बजट अनुमान 2020-21 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा देखेंगे तो 18% है, ठीक है। 18% के मतलब है कि जो है 7 लाख या 70 लाख, या बता सकते हैं कि 7,08,203 रुपया, ठीक है। आगे बात करें करोड़ रुपए जो अनुमानित जीडीपी का 3.15% है, याद रखिएगा इसे। तो कुल सब्सिडी का जो सबसे अधिक व्यय है वो खाद्य मद में होता है, याद रखना इसे। और हम आगे बात करें तो अनुमानित जीडीपी का आप देखेंगे सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा देखेंगे। आप कुछ मत याद रखिए, आप सिर्फ ये परसेंटेज याद रखना कि ब्याज अदायगी में 18% जाता है, ठीक है। आपकी जीडीपी का अनुमानित जीडीपी का ब्याज अदायगी का सकल घरेलू व्यय में व्यय में पूछा है, और जीडीपी का ये पूछा गया है अनुमानित व्यय। तो जीडीपी का अनुमानित व्यय आप देखेंगे 3.15% है। ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, बस इतना याद रखें। बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी अनुमानित जो अनुपात अनुमानित है आप देखेंगे तो 10.77%। ये है कर जीपी अनुमान अनुमानित है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक, मान के चलिए आप। आगे बात करें, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लीजिए। केंद्रीय बजट 2021 में प्रत्यक्ष कर देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर में जीडीपी अनुपात एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात है। तो देखेंगे 5.9% है, 4.9% है। केंद्रीय बजट जो 2021 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। तो केंद्रीय बजट में इस बार सबसे अधिक व्यय पहले मनरेगा पर होता था योजना पे, लेकिन अब योजना शायद बदल चुकी है, क्योंकि पूछा गया है केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 75,000 करोड़ रुपए का इस पे व्यय है, या इसको जो बजट है वो मतलब अनुमान इसको बजट अलाट हुआ है। अब केंद्रीय बजट 2021 में बजट के 3 घटक देखेंगे अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि जो बजट के 3 घटक हैं, प्रमुख विषय हैं, घटक क्या है कि आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। इस बजट को या इस थीम को आप याद कर लें, ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। आपको बता देता हूँ ये आंकड़े यूपीपीसीएस के संदर्भ में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी
ऐसे आंकड़े आपको हेल्पफुल करेंगे जो अगली 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है प्री का 2020 यूपीएससी, तो उसमें भी जो आंकड़े आते हैं वहाँ भी आपको लाभ पहुँचाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो वहाँ मिलने से रहा, तो आपको इन आंकड़ों को देखना पड़ेगा। इसके बाद आप इन आंकड़ों से वहाँ अपना एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चनों के आंसर निकालिए, फायदा मिलेगा आपको। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख विषय घटक हैं: आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। आप देखेंगे इस संदर्भ में 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो आप बजट पूछा जा सकता है, तो बजट है करोड़ रुपए में है, याद रखिएगा। तो 30,42,230 करोड़ रुपए का है, याद रखिएगा इसे। बजट अनुमान 2021 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश क्रमशः कितने प्रतिशत है। तो आपको बताया है कि राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति की बात है, अलग अलग है। आप जब बीओपी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सीट है, इसमें आपको राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियों का स्पेशल डिफरेंसेस पता होना चाहिए, कहाँ कैसे किस तरीके से आता है और पैसा किस तरीके से माना जाता है, कौन सा पूंजी है, कौन सा इनकम का क्रेडिट पैसा है, मनी है। इस संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको इस संदर्भ में अगर बीओपी की सीट आपको तैयार करनी आती है तो आप इकोनॉमी समझ लो, समझ चुके हैं। एक पार्ट बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लिए, आपको इकोनॉमी समझ ली। तो आप क्रमशः 66.43% और 33.57% की बात है। तो राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों को देखेंगे तो अलग अलग हैं। आप राजस्व पूंजी की बात करेंगे तो राजस्व पूंजी 66.43% है और पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, राजस्व वाला बताया 66.43 और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 33.57, 33.57%। आगे बात करें, देख सकते हैं इन्हें बजट अनुमान जो 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत, ये देखिए राजस्व खाता और पूंजीगत खाता की बात आ गई, ठीक है। यहाँ प्राप्तियों के अंश थे, अब पूंजीगत खाते पर कितने प्रतिशत के व्यय की बात है। यहाँ आपने प्राप्तियां की, अब यहाँ व्यय कर रहे हैं, तो व्यय में देख सकते हैं 86 ठीक है, राजस्व में 86.46% जो है आप व्यय कर रहे हैं और पूंजीगत खाते में देखेंगे तो 13.54% जो है व्यय कर रहे हैं। आगे बात करें वित्त वर्ष 2025 तक, आप देखेंगे दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दुग्ध मिलियन जो है 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने प्रतिशत, तो 108 मिलियन टन को जो है इन्होंने क्षमता की है। तो आप देख सकते हैं कि 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता की बात हो रही है, तो 108 मिलियन टन 2025 याद रखें। सन आपसे यूपी के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि 108 मिलियन टन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जो है किस वर्ष तक, तो वर्ष भी याद होना चाहिए और कितना मिलियन टन की क्षमता करने का लक्ष्य है, तो 108। तो अभी आप समझ सकते हैं, इस आंकड़े को ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, किस वर्ष भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी। तो आप याद रखें, ये क्वेश्चन मान लीजिए आप इकोनॉमी में यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो किस वर्ष भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु का जो सबसे बड़ी आबादी होगी विश्व में, वो भारत के पास 2030 में। आगे बात करें तो देख सकते हैं 2021 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं कि बजट की प्रस्तावता है जो 93 जो बजट प्रस्तावित है, आप देख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र के लिए बना है, शिक्षा तथा कौशल क्षेत्र के लिए। तो आप देख सकते हैं विकास हेतु क्रमशः अलग अलग एरिया हैं, गलत बोल गया मैं, शिक्षा क्षेत्र की अलग बात हो रही है और कौशल स्किल डेवलपमेंट की अलग बात हो रही है। दोनों पे अलग अलग अलॉटमेंट हुए हैं बजट का। आप देख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में 93,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास हेतु
3000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। आंकड़ा ना पूछा जाने वाला है, शिक्षा क्षेत्र याद रखना, क्योंकि इस बार शिक्षा में नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने पेश की है आपके लिए और लागू की है। तो शिक्षा क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम 93,000। आपसे बजट आंकड़ा शिक्षा क्षेत्र का पूछा जा सकता है। आगे बात करें राज्यों के सहयोग में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स में कितने शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना रखी गई है। तो राज्यों के सहयोग से आप देखेंगे जो है पब्लिक पीपीपी मॉडल पर 5 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आप देखेंगे उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु, ठीक, ये उच्चतर मतलब जो निर्यात ऋण है को हासिल करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है निर्विक। ठीक है, इस निर्विक का नाम याद रखेंगे, यही निर्विक योजना आप देखेंगे उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने की एक नई योजना का नाम है। तो ये नाम है निर्विक उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने की योजना। आगे बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ निवेश किए जाएंगे। तो 103 लाख करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2021 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनें विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो देखेंगे 27,000 का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021 में परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य, तो 1.7 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है। वर्ष 2020-21 में विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। तो 22,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पहली बात है कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचों पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ के निवेश किए जाएंगे। तो 103 लाख करोड़ के निवेश की बात है, केंद्र सरकार है 5 वर्षों में करेगी। और आगे बात करें बजट अनुमान 2021 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये 27,000 किलोमीटर की बात हो रही है, जो कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनें जो है 2021 में विद्युतीकरण का आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 27,000 किलोमीटर की बात हो रही है। आगे बात करें हम तो देखते हैं कि 2021 में परिवहन अवसंरचना हेतु कितने करोड़ रुपए का जो है परिवहन अवसंरचना ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो 1.70 लाख करोड़ रुपए की बात है। अब हम बात करें 2021 हेतु विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। तो आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव है, आप देख सकते हैं इसे। तो 22 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है 2021 हेतु विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा हेतु जो है लगभग 22,000 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव है। आगे बात करें स्थानिक संग्रहालय सहित प्रतिमान लक्ष्यों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक है, स्थानिक संग्रहालय हैं तो आप देख सकते हैं। तो प्रतिमान स्थल रूप में आप देख सकते हैं किया जाएगा। वे 5 पुरा स्थल हैं तो आप देख सकते हैं जो इंडस वैली से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप देखो राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश और शिवसागर असम और धौलेवीरा शिवसागर ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसी पे है शिवसागर, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा गुजरात और एवं जो है अधिच नल्लूर तमिलनाडु, जो अधिच नल्लूर हैं वो तमिलनाडु की बात हो रही है। तो अधिच नल्लूर तमिलनाडु और धौलावीरा गुजरात, शिवसागर असम, ऐसी बात हो रही है। अब आगे हम चर्चा करें तो देख सकते हैं तो ये 5 हैं। अब कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। पुराना टकसाल भवन की बात हो रही है, ऐसा आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो देख सकते हैं बजट 2021 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा संस्थान
स्थापित किया गया है, तो राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान की बात हो रही है। आगे बात करें तो ठीक है, बजट 2021 में जो है बजट 2021 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान है। और बजट की बात करें 2021 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो आप देखेंगे 2021 में जो 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है, वो बीमारी से मुक्ति और धन और उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा के संदर्भ में ऐसी बात कही है। तो 2021 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? आप देख सकते हैं राज्य के संदर्भ में जो है संदर्भित बीमारी से मुक्ति मिली है, ठीक है, ये आभूषण के रूप में है। 2021 में बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन और खुशहाली और सुरक्षा की बात हो रही है। आगे बात करें तो देख सकते हैं बजट अनुमान 2021 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? आप देख सकते हैं जो 30,775 करोड़ रुपए है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में है। इस बार या पिछले साल क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिए गए हैं। लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसे याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, आप चाहे पॉलिटी से रिलेटेड बने, चाहे आप और यूपीएससी में तो खासकर यूपीएससी के लिए तो खासकर ये पेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे यहाँ से जानकारी लेगा। तो कॉन्सेप्चुअल रूप में जैसे डिटेल अच्छे से लेके जाएं। और बजट अनुमान 2021 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? आप देखेंगे 30,775 करोड़ रुपए। हम आगे बात करें 59,58 करोड़ रुपए जो समग्र विकास हेतु का अपना राशि जो है अलग अलग दोनों राज्यों के लिए है। तो जम्मू कश्मीर को देखेंगे 30,775 और 59,58 ये करोड़ रुपए में है, दोनों राशियां अलग अलग राज्यों के लिए। आगे बात करें बैंकों में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा दायरा जो वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता जो है कितने किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये 5 लाख कर दिया गया है। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा है जो वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस के संदर्भ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा और 2019-20 के अनुसार आपको बताया था कि आर्थिक समीक्षा जो होती है और बजट होता है, तो बजट क्या होता है? जैसे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी जब बजट पेश करेंगे तो इस साल के लिए, अगले साल के लिए, मतलब 20 में खड़े हैं तो 20-21 का होगा। और जब सर्वे की बात आएगी तो एक कदम पीछे मुड़ेंगे और जैसे 19-20 का बजट आर्थिक समीक्षा आएगी, जैसे बजट हुआ 20 और 21 का, तो समीक्षा होगी, इकोनॉमिक सर्वे होगा 19-20 का। जो आर्थिक समीक्षा होती है वो सरकार ने जो उपलब्धियां प्राप्त की, जहां इन्वेस्टमेंट किया था उसमें क्या क्या उन्होंने हासिल किया, वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। इस चीज़ को याद रखें, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर आप देखेंगे वर्ष 2018 और 19 के लिए कितनी थी? तो आप देख सकते हैं जो वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर है 3.6% एवं 2.9% की अनुमानित है। आगे देखेंगे आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर वर्ष 19-20 में कितनी थी? तो आप देखेंगे 5% प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार आप देख सकते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 19-20 में कितनी % थी? तो 5% देख सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 19-20 में प्रथम अग्रिम अनुमान थे ये भी याद रखेंगे। सिर्फ आप 5% पे ज़्यादा फोकस रहें, जो पूछा जा सकता है। यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में कह सकते हैं इसे। आगे 18-19, 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीबीए जो वृद्धि दर है अनुमानित है, तो देख सकते हैं 6.6% अनंतिम और 4.9% है प्रथम अग्रिम अनुमान। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। जीबीए होता है जो ग्रास वैल्यू एडेड
ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो 19-20, 18-19, 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो जीबीए है वृद्धि दर अनुमानित है 6.6%, अनंतिम अनुमान है। और आगे बात करें, अनंतिम मतलब अभी एक आंकड़ा अंतिम आने वाला है, ये एक पूर्वानुमानित आंकड़ा है, और जो 4.9% है, प्रथम अग्रिम अनुमान की बात हो रही है। आगे बात करें आर्थिक, हालांकि इतना महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं, ध्यान मत दीजिए, ध्यान का मतलब है आपने ज़्यादा इस पर फोकस मत कीजिए, बाकी तो आप पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि पता होना चाहिए हल्का हल्का। 19-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य देखेंगे 17-18 में क्रमशः, ठीक है। ये क्वेश्चन आप यूपी के संदर्भ में मान के चलिए पूछा जाने वाला है। तो आप देखेंगे 19-20 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में 17-18 में देखेंगे तो गोवा का पहले स्थान पे है, सिक्किम दूसरे स्थान पे है, और हरियाणा आप देखेंगे तीसरे स्थान पे है। तो गोवा, सिक्किम, हरियाणा, ऐसा आप देख सकते हैं। जी, यस और एच की बात है तो आप देख सकते हैं जीएसएस प्रथम प्राथमिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 19 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व का कौन सा स्थान है, तो देख सकते हैं 5वां। तो आप इसे याद रखें, दोनों ही क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी कि इसमें से तो नियर अबाउट मान चलिए कि आर्थिक समीक्षा में जो 17-19 है, 19-20 में जो प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष राज्य हैं, जो प्रति व्यक्ति आय का संदर्भ है, ये 17-18 का है। तो गोवा, सिक्किम, हरियाणा आप याद रखें इसे, तीनों आंकड़े आपसे एक साथ पूछे जा सकते हैं, सीरियल में डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे याद रखें। तो गोवा, सिक्किम और हरियाणा। आगे बात करें तो आप देखेंगे विश्व की जो है अर्थ व्यवस्था है 19 में जो है आप आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के संदर्भ में विश्व में 5वें नंबर पे थी। इसे याद रखें। भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक है। आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। अब जो आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादित हुआ है, आप देख सकते हैं 285 मिलियन टन प्रथम जो अग्रिम अनुमान है। तो आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार आप देखेंगे वर्ष 18-19 में कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, उत्पादन हुआ है 285 मिलियन टन के संदर्भ में है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। आगे बात करें आर्थिक समीक्षा है 19-20 के अनुसार है वर्ष 18-19 में कितने मिलियन टन के खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, तो देख सकते हैं आप इसे 285 मिलियन टन के संदर्भ में है। इसे याद रखें, आंकड़ा पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में खाद्यान्न उत्पादकता कितने किलोग्राम हेक्टेयर थी, तो आप देख सकते हैं 2299 किलोग्राम हेक्टेयर है। 10 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार आप भारत की विदेशी मुद्रा भंडार देखेंगे जो $461.2 बिलियन थी। ऐसी बात है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों के साथ विश्व में रेल नेटवर्क में कितने स्थान है, तो तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ध्यान रखिए इसे। आप दोनों चीज़ें अलग अलग देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में ये जो है खाद्यान्न उत्पादकता कितने किलोग्राम हेक्टेयर थी, तो 2299 आप देख सकते हैं। नाम आंकड़ा 2299 के संदर्भ में है, ठीक है, 22 और 99 किलोग्राम हेक्टेयर है। और 10 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो आप देखेंगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $461.2 बिलियन है, ठीक है। ये छोड़ सकते हैं इस आंकड़े को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बात करें, चलिए जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा 19-20 में है, ठीक है। हम 19-20 बोलेंगे तो आप उसे 2019-20 के संदर्भ में समझेंगे। तो भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर की अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व जो है कितने विश्व में क्रम में रेल नेटवर्क के अनुसार तीसरे क्रम में है, याद रखिएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। यूएसए और चाइना दूसरे स्थान पे हो गया होगा, तीसरे पे आप देखेंगे तो भारत हो गया,
आप इस आंकड़े को चेक कर सकते हैं, यही निकलेगा। ये मुझे आंकड़ा नहीं पता था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आंकड़ा कुछ इसी तरीके से निकलेगा। आप एक बार चेक कर लें। आप दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे आप देख सकते हैं, प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और आगे बात करें आर्थिक समीक्षा 19-20 में देखेंगे देश के में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो कितना है, 394 ग्राम प्रति व्यक्ति, ठीक है। अभी आपको जो दूध मिलता है प्रति व्यक्ति भारत में वो 394 ग्राम है, याद रखिएगा इसे। आगे बात करें वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए, ठीक है, जापान को पछाड़ा है भारत ने, ध्यान रखना। 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में, ठीक है, विश्व में कौन से स्थान पे आ गया है, तो द्वितीय स्थान पे। हमने जब एक बार आंकड़ा आपको बताया था, प्रथम स्थान पे कौन है, चीन है, याद रखना। विश्व के कच्चे इस्पात में, याद रखना, कच्चा इस्पात है ये। आगे आर्थिक समीक्षा 19-20 में देख सकते हैं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 18-19 के संदर्भ में 7.5% से कम होकर आप देखेंगे 19-20 में जो आ गई है 6.9%, प्रथम अग्रिम अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में आप देखेंगे भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो आप देखेंगे 8वां है, जो आर्थिक समीक्षा 19-20 के है। वर्ष 18 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में 8वां है। और आप देखेंगे वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान 8वां और 7.5% से कम होकर 19-20 में देखेंगे कितने प्रतिशत पर आ गई है, तो 6.9% पे आ गई है। सितंबर 19 के संदर्भ में देखेंगे आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 जो है अन्न में भारत में प्रति व्यक्ति निवल दाल उपलब्धता देखेंगे तो 47 ग्राम प्रतिदिन के संदर्भ में है, जो क्या है 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष के संदर्भ में है। ऐसी बात देखते हैं कि सितंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार जो है वर्ष 2019, ठीक, ये अनंतिम है। भारत में प्रति व्यक्ति निवल दाल उपलब्धता आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं। आगे बात करें हमारा काम है आपको एक बार दिलाना कि क्वेश्चन अगर वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछेगा तो पूछ सकता है, इसलिए आप एक बार देखते चलें। आंकड़ा हो सकता है आपको रिकॉल पड़ जाए और आप ठीक कर लें अपना क्वेश्चन। 2019-20 अप्रैल सितंबर में देखेंगे मूल्य के हिसाब से निर्यात में जो अंश में जो है 13.9% की हिस्सेदारी है। आगे के साथ सबसे बड़ी वस्तु है तो कच्चा तेल जो है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए, यूपीपीसीएस वाले पूछे यहाँ से आपसे, तो 19-20 में है, मूल हिसाब से पूछा गया है, याद रखना। निर्यात के संदर्भ में पूछा गया है, निर्यात अंश है तो 13.9% हिस्सेदारी देखेंगे के साथ सबसे बड़ी वस्तु है तो कच्चा तेल और एवं पेट्रोलियम उत्पाद सबसे बड़ी निर्यात वस्तु है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। आप देखेंगे 19-20 में अप्रैल में आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा तो आप देखेंगे पेट्रोल, तेल और स्नेहक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है आयात में। आयात भी सबसे ज़्यादा इसका कर रहा है और निर्यात भी इसी का सबसे ज़्यादा कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ सिर्फ आंकड़े बदल गए हैं, क्रूड आयल हो रहा है यहाँ, ठीक है, क्रूड आयल और पेट्रोलियम उत्पाद की बात हो रही है और पेट्रोलियम उत्पाद के साथ कोयला सहित जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। आपको पता है कि कच्चा तेल में सभी कुछ इम्प्लिसिट होता है तो क्रूड आयल में देखेंगे आप पेट्रोलियम उत्पाद भी सम्मिलित है। यहाँ देखेंगे आयात के संदर्भ में तो चीज़ें अलग अलग बन गई हैं, पेट्रोल अलग हो गया, तेल अलग हो गया, तेल और स्नेहक अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ कच्चे तेल के संदर्भ में था, यहाँ आप आयात के संदर्भ में देखेंगे तो क्योंकि क्रूड आयल भारत में प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ संशोधित होता है, फिर इसे भारत निर्यात करता है। तो पेट्रोल, तेल और स्नेहक के संदर्भ में देखेंगे 19-20 में भारत के निर्यात में मूल्य का अर्थ है, आप देखेंगे जो 19-20 में है, 19-20 में भारत के निर्यात में जो मूल्य के अर्थ में देखेंगे सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत के निर्यात में जो है मूल्य के अर्थ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को निर्यात भारत करता है, फिर यूएई को करता है, मतलब यूएसए, याद रखना, फिर यूएई के संदर्भ में आंकड़ा है। आगे बात करें चीन, फिर हांगकांग, चीन के बाद हांगकांग और सिंगापुर, ये आंकड़ा आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपसे ये तीनों क्वेश्चन। आगे बात करें और ये क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस के संदर्भ में तो मान के चलिए कि यहाँ से आंकड़े मिलने वाले हैं, क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी के पेपर को देखेंगे तो उसने इकोनॉमी की तरफ कुछ अपना डायरेक्ट
जो डाइवर्जन किया हुआ है, आप उस चीज़ को ध्यान रखें। आंकड़ों से खेलना शुरू कर रहा है यूपीपीसीएस, तो आप इन आंकड़ों को ठीक से देखें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप देखेंगे जो मूल्य में सर्वाधिक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। आगे बात करें तो देख सकते हैं वर्ष 19-20 में भारत की आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश है, आप देख सकते हैं। तो 19-20 में भारत के आयात में जो देखेंगे, भारत अब मंगा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक निर्यात में हम मिल रहे थे, अब निर्यात के बाद अब हम लोग आयात पे मतलब मंगाने लगे हैं। तो अब मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो मूल्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा हम लोग चाइना से बनाए हुए हैं। चाइना की जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है इतना ज़्यादा है कि इसके चक्कर में क्या है, अन्य देशों से भरपाई करते करते भारत की बीओपी समिट के रह जाती है। इस हिसाब से है तो चाइना 14.5% है, संयुक्त राज्य अमेरिका 7.8 है, संयुक्त अरब अमीरात 6% है, सऊदी अरब और इराक के संदर्भ में देखेंगे तो आप देख सकते हैं शीर्ष के संदर्भ में तो पहला देश है चाइना 14.5%, यूएसए जो बात करेंगे 7.8% और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो ये 6.0% की बात हो रही है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों अलग अलग हैं, इसलिए एक मत मानिएगा। वहाँ बात कर रहे थे हम सऊदी संयुक्त राज्य अमीरात की, अब हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। तो आयात में देखा आप जो है सऊदी अरब हिस्सा बने हुए हैं। भारत आयात ज़्यादा कर रहा है सऊदी अरब से, लेकिन भेज रहा है यूएई को ज़्यादा। याद रखना इस डिफरेंसेस को, ठीक है। याद कराने के क्रम में हमने आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस किया है। और इराक देखेंगे 4.7% है, तो आप इसे देख सकते हैं आयात के संदर्भ में। तो चाइना सबसे ज़्यादा आयात चाइना को हो रहा है, वो हो आ रहा है चाइना से। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब। सॉरी, मैं अपना आंकड़ा वापस लेता हूँ, गलत बोल दिया मैंने, ठीक। अभी हम आपको कुछ और बता गए थे, लेकिन हाँ दोनों स्थान आपको आयात में बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं चीन, यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इराक दोनों हिस्से हैं। आगे बात करें यहाँ निर्यात में भी जो है संयुक्त अरब अमीरात आगे है और आयात में भी संयुक्त अरब अमीरात आगे है। इस चीज़ को याद रखें। इराक वहाँ भी जो है इराक का स्थान नहीं, निर्यात में इराक का स्थान नहीं है। तो 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बाद इसकी 4 अर्थव्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। तो यूएसए है, जो है चीन है, जापान है और जर्मनी है। क्वेश्चन कई बार पीसीएस ने पूछा है इस संदर्भ में, आप इसे फिर से पूछा जा सकता है। तो यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी और भारत। जर्मनी के बाद भारत का स्थान है, याद रखिए। और कच्चा इस्पात में जापान को पछाड़ा है दूसरे स्थान पे, आप याद रखें। अगर कच्चा इस्पात, कच्चा और कच्चा आयरन की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि जापान में ओर का प्रोडक्शन या मिनरल रिसोर्स में आयरन के संदर्भ में, आप ज्योग्राफी के संदर्भ में इस तरीके से सोच सकते हैं कि अब जापान इतना ओर प्रोडक्शन कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसके यहाँ उसकी माइंस होंगी। अगर विश्व की कभी मिनरल रिसोर्स के संदर्भ में जापान की तरफ से कोई क्वेश्चन बने तो आप इतना याद रखें कि जापान कोयला आयात करता है लेकिन लोहा नहीं, क्योंकि कोयला अपने यहाँ से जाता है। और कोयला कहाँ से जाता है? विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से जाता है, याद रखना। और पुणे के हिसाब से जाता है, पुणे की जो ये पुणे का बंदरगाह है, यहाँ से भारत जो है जापान के संदर्भ में कोयला आयातित करता है। याद रखें इस चीज़ को, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करें, दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 और 20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो आप देखेंगे जो आउटलुक सप्लीमेंट है ये एशियन डेवलपमेंट की है, ADB आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, और आउटलुक रिपोर्ट है ये, तो पूछा जा सकता है। और 2019 के जो अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर का, तो भारत की विकास दर 5.1% एवं भारत की नहीं, हाँ 19 के अनुसार वर्ष 19 एवं 20 में आप देखेंगे तो 19 में दी है 5.1 और 20 में दी है 6.5, जो कि आंकड़ा गलत साबित होने की संभावना है।
क्योंकि ये आंकड़ा जब दिया गया होगा उस समय कोरोना पॉजिटिव की संख्या ऐसा नहीं सोचा होगा, आप देख सकते हैं। और दूसरा है ये जो बैंक होती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो सप्लीमेंट है, इसमें चाइना का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, चाइना की इसमें हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो चाइना अपने हिसाब से रिपोर्ट कन्वर्ट करवाता है, याद रखें इसे, इसलिए इस रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आगे बात करें, जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आप देखेंगे जो है GEP के अनुसार 2019, 20, 21 और 22 में भारत की GDP वृद्धि दर देखेंगे कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो देखेंगे क्रमशः 5% अनुमानित है। ये बात है विश्व बैंक का आंकड़ा, आप इस आंकड़े को ध्यान से देखें। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस है इसकी रिपोर्ट का भी आप जानें कि जो रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस विश्व बैंक द्वारा जारी होती है। UPSC का तो ये खास पेड क्वेश्चन होता है। आगे बात करें अब UPPCS के संदर्भ में, तो विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के अनुसार वर्ष 2019-20 और 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर, तो आप देख सकते हैं ये वृद्धि दर यूपी वाले पूछ सकते हैं, तो 5% है। अब तो भारत UPPCS भी पूछने लगा ऐसे आंकड़े कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो देखेंगे आप 19 में 5 है और क्रमशः जो 5% है, और 20 में आप देखेंगे 5.8% है, 21 में 6.1% है और 22 में भी 6.1। तो 21-22 में आप देखेंगे 6:1 का रेशियो है, बाकी आप देखेंगे 5% और ये संदर्भ में बात हो रही है। आगे बात करें, जनवरी 10 में 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय क्रियान्वयन जो कार्यनीति जारी की है, उस कार्यनीति में किन वर्षों का उल्लेख है आप देखेंगे। जो भारतीय RBI की वित्तीय समावेशन है देखेंगे तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में है, राष्ट्रीय कार्यनीति जारी करता है, राष्ट्र मतलब नेशनल टास्क फोर्स है, इसका ये नीति है, पॉलिसी है। आप देखेंगे कार्यनीति के किन वर्षों का उल्लेख है, तो 19 से 24 तक का याद रखिएगा। यूपी के संदर्भ में या पूछा, या ये UPSC में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ को। भारत वन स्थित रिपोर्ट के संदर्भ में 19 में अपनी श्रृंखला की निम्न रिपोर्ट देखेंगे, तो 16वीं रिपोर्ट थी। आगे बात करें, भारत वन रिपोर्ट 2 वर्ष पे देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी की जा सकती है, ठीक है, 2 वर्ष याद रखें। ये UPSC के संदर्भ में बन सकता है, स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, ISFR 2019 में आपको ये आंकड़े हम लगभग बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहे हैं। 19 के अनुसार देश में कुल बनावरण देखेंगे तो देश में कुल बनावरण छोड़ दीजिए, बनावरण है जो 70, आपको ऐसे एक बार बताते चलते हैं जिससे आंकड़ा पता है मोटा मोटा, तो 71.22 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आप ये याद रखेंगे, बनावरण के संदर्भ में 21.67% है। 19-20 में देखेंगे वृक्षावरण, बनावरण के बाद बात करें वृक्षावरण, तो आप देखेंगे 9.50 मिलियन हेक्टेयर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89%, ये है वृक्षावरण, ठीक है। अब यहाँ था कुल बनावरण, ये हो गया कुल वृक्षावरण, वृक्षावरण हो गया। अब आज बात करें कुल बनावरण और कुल एवं वृक्षावरण, ठीक। तो इस आंकड़े को आप याद रखेंगे, बाकी आप भले छोड़ दें। तो टोटल वन एरिया में आप देखेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.56%, ठीक है, 24.56%, याद रखिएगा। ये आंकड़ा आप जो आंकड़ा है, हाँ, ये आप ये भी याद रख सकते हैं, 80.73 मिलियन हेक्टेयर और 24.56% की बात है, ये टोटल में है, जहाँ बनावरण और वृक्षावरण को टोटल मिला के इसका परसेंटेज होगा एवरेजन। ये एवरेज के हिसाब से दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हैं, इसको ठीक। आप अगर आपको एवरेज आती है तो आप निकालेंगे, औसत निकालना आता है। आगे बात करें तो देखेंगे ISFR 2016, ठीक है, आप देखेंगे, हाँ, वृद्धि पूछी जा सकती है 17 की तुलना में कि 19 में कितनी वृद्धि हुई, तो 39,976 के संदर्भ किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है, इसमें
जो है वन क्षेत्र में वृद्धि, जिसमें दोनों शामिल होंगे, वृक्षावरण और वनावरण। याद रखिएगा इसे। आगे बात करें 17 की तुलना में 19 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, तो 0.56% की वृद्धि हुई है। आगे बात करें 17 की तुलना में 19 में देखेंगे पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में, ठीक है, वनावरण के में कितने वर्ग की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी 544 और आप देखेंगे 1181। आप देखेंगे जो ISFR 19 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 के योगदान करते हैं, तो आइए 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है, तो 765 वर्ग किलोमीटर की कमी की गई है। आप इसे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान, उत्तर प्रदेश के संदर्भ नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्यों का नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ पूछा गया। कुल वनावरण में जो है एक कितना करते हैं, 1/4 का योगदान है उनका। और जिनकी रिपोर्ट है 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई, तो नॉर्थ ईस्ट में इस बार कमी दर्ज की गई। याद रखना 765 वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में। आप देखेंगे 2017 की तुलना में 19 में आप देखेंगे मैंग्रोव आवरण, ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो मैंग्रोव में देखेंगे 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इतनी ही बात करें भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घनी मीटर आकृति किया छोड़ सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें संघीय क्षेत्र के संदर्भ में आप देख सकते हैं इसमें आंकड़ा, और आप इसे छोड़ सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं। आगे बात करें देख सकते हैं पहाड़ी जिलों का छोड़ सकते हैं। अब अगर आप पहाड़ी राज्य के कोई एग्जाम देते हैं तब इन आंकड़ों को देखने जाएंगे। आगे बात करें भारत सरकार के एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम की बात हो रही है। देश के कुल कितने जिलों का जनजातीय जिले में श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम है, भारत सरकार का है। कितने जिलों को रखा गया है, तो 218 जिलों को रखा गया है 27 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से। आपको बता दें कि हरियाणा में जनजाति जो इसकी बात है, जनजाति की बात है ना, हाँ, तो ST वाला जो वर्ग है वो हरियाणा में नहीं है और भी राज्यों में नहीं है। याद रखना, क्योंकि यहाँ ST नहीं पाए जाते हैं। या ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करें कि कौन कौन से राज्यों में जो जनजाति नहीं क्षेत्र नहीं है या जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, जिन राज्यों में वहाँ से क्वेश्चन बनता है यूपी पीसीएस के संदर्भ में। तो हरियाणा है, दूसरा आई थिंक उसके लगा हुआ पंजाब है। इन दो राज्यों में आई थिंक हरियाणा तो क्लियर है एकदम, नो डाउट, आप 100% माने। एक राज्य अब और चेक कर लें, हम जब जनजाति या जब हम भारत की आपको जनसंख्या बढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे कि कौन कहाँ है। आगे बात करें ISFR 2019 के संदर्भ में जनजातीय जिलों के कुल वनावरण के संदर्भ में देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। और अब इसमें देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, राज्यों में देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल में देख सकते हैं वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश में सबसे पता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, जनजातियां हैं। आगे बात करें दूसरा नंबर महाराष्ट्र, उससे लगा हुआ है क्षेत्रफल के हिसाब, तो महाराष्ट्र में देखेंगे जनजातियां भी खूब हैं। फिर तीसरा नंबर आप देखेंगे उड़ीसा में भी जनजाति हैं, छत्तीसगढ़ में भी जनजाति हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी जनजातियां हैं। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इस क्षेत्रफल के हिसाब से, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा, ठीक है। आप मध्य प्रदेश खड़े हो गए, एक तरफ क्या होगा, एक तरफ अपने लेफ्ट साइड, एक तरफ अपने मतलब एक तरफ वेस्ट की तरफ देखें, एक तरफ देखें ईस्ट की तरफ, तो उड़ीसा दिखेगा। तो महाराष्ट्र वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करें तो ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन के संदर्भ में देखेंगे राज्य हैं, तो न्यूनतम अभिलिखित वन गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है। आगे बात करें 2019 में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जो सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं आप देखेंगे अंडमान निकोबार, सिक्किम और मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है। आगे बात करें देख सकते हैं तो गोवा, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम और सिक्किम, ये बात हो रही है क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम में।
तो गोवा आप देखेंगे सबसे छोटा है। इसके बाद आप हरियाणा में वैसे ही वन नहीं है, ठीक है। और आप देखेंगे क्योंकि वहाँ जनजाति नहीं है तो वन नहीं होंगे। आगे बात करें तो गोवा, हरियाणा, पंजाब, तो पंजाब में भी वन कम है, और मिजोरम एंड सिक्किम, हालांकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं लेकिन वहाँ अभिलिखित वन जो है राज्यों में न्यूनतम बात है, आप देख सकते हैं। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। अब परसेंटेज की अब अगर हम बात करें संघीय क्षेत्रों की, तो आप देखेंगे अंडमान क्षेत्र भारत में, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, देखेंगे कि अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट यूपीएससी का है, आप याद रखना। तो अंडमान निकोबार में देख रखिए, यहाँ वन भी होंगे, वो आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय होंगे, ट्रॉपिकल रीजन के वन होंगे, फॉरेस्ट होंगे। आगे सिक्किम, मणिपुर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश होगा। आगे बात करें ISFR 2019 की रिपोर्ट, संघराज्यीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे न्यूनतम अभिलिखित वन वाले क्षेत्र हैं, देखेंगे तो लक्षद्वीप, ठीक है, पांडुचेरी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत पीछे नहीं है कम वालों में, ध्यान रखिएगा प्रतिशत में। तो अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर आप देखेंगे जो प्रतिशत के संदर्भ में देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत में देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की बात हो रही दृष्टि से सर्वाधिक वन होंगे। अगर दोनों को मिला के पूछा जाएगा तो अंडमान में जाना जाएगा, फिर नाम आएगा सिक्किम का, याद रखिएगा इस चीज़ का। फिर आप मणिपुर याद रखेंगे, 3 याद रखें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो अंडमान, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। आगे बात करें और बात करें अगर, तो आप देखेंगे संघीय जो राज्यों, संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत की दृष्टि से भारत में दृष्टि से न्यूनतम जो है अभिलिखित वन क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं वाले वन क्षेत्र वाले राज्य सम्मिलित हैं। तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी और हरियाणा। तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का नाम पहले स्थान पे है, फिर पुडुचेरी का नाम आ रहा और हरियाणा का नाम आ रहा, पंजाब का नाम आ रहा है। तो ISFR 2019 के अनुसार राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे न्यूनतम भौगोलिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो न्यूनतम भौगोलिक वन क्षेत्र वाले राज्य आप देखेंगे लक्षद्वीप, पांडिचेरी जिसे पुडुचेरी बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब। अगर राज्यों में देखेंगे तो हरियाणा चला जाएगा, पंजाब चला जाएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली का नाम आएगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक साथ हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसे याद रखें। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है, तो कर्नाटक है, ध्यान रखना। आगे बात करें तो देख सकते हैं कि 17 की तुलना में 19 में आप देखेंगे सर्वाधिक कमी वाला राज्य तो मणिपुर है, याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य देखेंगे तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वनावरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और 19 में देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र, तो आप देखेंगे अब संघीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का नाम भी आ गया, जम्मू कश्मीर, अंडमान, ठीक है, और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली। आगे बात करें, ठीक है, आगे आप देख सकते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता के संदर्भ में वाले संघीय क्षेत्र हैं तो आप लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं ऐसी बात। आप देखेंगे 19 में सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ वाले प्रतिशत राज्य हैं तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। 19 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाले राज्य क्षेत्र क्रमशः हरियाणा, पंजाब, गोवा है, सिक्किम है, बिहार है। 19 में न्यूनतम वनावरण वाले प्रतिशत वाले राज्य देखेंगे तो क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और गुजरात है। तो हरियाणा है, पंजाब है न्यूनतम वनावरण की प्रतिशत के संदर्भ में। आगे बात करेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य हैं, देखेंगे पश्चिम बंगाल और गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण वाले देखेंगे जो हैं राज्य हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अब शुरू आंकड़ा तो 6.15% है। और 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले जिले आप देखेंगे तो सोनभद्र का नाम आएगा, लखीमपुर खीरी का नाम आएगा और मिर्जापुर का नाम आएगा।
आप देख सकते हैं 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र जिले हैं तो संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी। ऐसी बात करें जुलाई 2020 में कृषि प्रण जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की बात है, विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश पहला एक्सचेंज है तो जो है NCDEX आप देख सकते हैं। जो बात है कुल वनावरण के संदर्भ में तो 6.15% है और 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले देखेंगे तो सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्जापुर की बात है, याद रखना। और न्यूनतम की बात होगी तो संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी। ठीक, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन यूपी के संदर्भ में पूछे जाएंगे। आगे देखें, एग्रीकल्चर कम्युनिटी में विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज देखेंगे। ठीक है, तो विकल्प अनुबंध एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। ठीक है, तो आप देखेंगे NCDEX की बात हो रही है। आगे बात करें 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल के स्थापना की घोषणा की है तो नगर विमानन मंत्रालय द्वारा की गई है। आवर्ती भुगतान जो रिकरिंग पेमेंट हेतु UPI ऑटो पे जो है की सुविधा कितने राज्यों में प्रारंभ की है तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, ध्यान रखना कि आवर्ती भुगतान क्या है। रिकरिंग पेमेंट हेतु UPI ऑटो में जो UPI ऑटो पे है के संबंध में प्रारंभ की ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। आगे हम बात करें जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय द्विपक्षीय ऋणों के योगदान के संदर्भ में देखेंगे तो आप देखेंगे भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय नाम में तो आप ऋण देखेंगे। भारत के विदेशी ऋण हैं तो $60 बिलियन और द्विपक्षीय के संदर्भ में देखेंगे जो ऋण है वो $27.2 बिलियन। आगे बात करें तो देख सकते हैं भारत रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा MSF की बात हो रही है। ठीक है, और के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा जो है किस तिथि तक लागू करने का निर्णय लिया है तो 30 सितंबर 2020 तक आप देखेंगे ये वर्धित उधार सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। आगे बात करें तो देखेंगे गूगल द्वारा अपने 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए $10 बिलियन का निवेश करने का फंड किया गया है तो आप देखेंगे गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड है तो गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है $10 बिलियन का निवेश इस फंड के तहत किया गया है। ठीक है, तो $10 बिलियन का फंड निवेश किस फंड के तहत गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड है, ये याद रखिएगा। एक तो आपसे देखेंगे ये पूछा जाएगा कितने $बिलियन है या रुपए में भी पूछा जा सकता है और किसके द्वारा किया गया है और किस काम के लिए है। आगे बात करें भारत फोर्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान वाले देखेंगे जो फोर्स द्वारा जारी जो है विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में आप देखेंगे 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं तो रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं जो स्विट्जरलैंड के हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणाएं की गई हैं तो 8 क्षेत्रों में की गई घोषणाएं, याद रखना 8 एरियाज में आत्मनिर्भर भारत के तहत। आत्मनिर्भर भारत में आप देखेंगे मैंने आपको ये 8 एरिया कोर एरिया के संदर्भ में गिनाए थे। आगे बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो है मनरेगा के लिए आवंटन में कितने डॉलर वृद्धि की गई है तो 40,000 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि कर दी गई। आत्मनिर्भर भारत मनरेगा से भाई भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा ये तो सोचने वाली बात है। तो आत्मनिर्भर भारत मनरेगा से बन जाएगा, बड़ी सोचने वाली बात है, फिर भी आप लोग इसे याद रखें। आगे हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं, हमारे जो राजनेता हैं वो मनरेगा के तहत आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाएंगे ये बड़ी सोचने वाली बात है। हालांकि फिर भी हमको भारत सरकार की योजनाओं को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, देखना है। फिर भी अगर आत्मनिर्भर भारत मनरेगा से बन सकता है तो हमें लगता है भारत बहुत जल्दी विकासशील से विकास की श्रेणी में आ जाएगा, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर बन सकता है तो आगे बात करें तो देख सकते हैं स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा आप देखेंगे, ठीक है, जो है 49% से बढ़ाकर अब 74% कर दी गई है। ध्यान रखिएगा इसे।
ठीक है, जो रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण में है ये स्वचालित है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट है जो इस पे जो रक्षा विनिर्माण में देखेंगे अब 49 से बढ़ाकर 75-74 कर दी गई है। आगे बात करें तो 19-20 के प्रमुख फसलों के उत्पादन में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो ये आंकड़ा आप नाम ही छोड़े पड़े तो भी ठीक है, क्योंकि आप इसे एक बार डाल लें नजर तो 295.67 मिलियन टन है। आगे बात करें फोर्ब्स द्वारा जारी भुगतान के भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची शीर्ष स्थान प्राप्त मुकेश अंबानी है। ध्यान है, फोर्ब्स में जो जारी की है 100 व्यक्तियों की सूची, ठीक है, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची फोर्ब्स अलग जारी करता है और विश्व के जो है 100 सबसे अलग, तो इसमें आप देखें अलग अलग नाम है। और अप्रैल 2020 में आप देखेंगे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं मंत्रालय द्वारा देश में 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 29 करोड़ 83 लाख टन है। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 द्वारा जारी, और आप देखेंगे IMF क्या करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो IMF जारी करती है। तो 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है, आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो यह आंकड़ा आपको मैं अलग से बता दूंगा, अभी क्या है इसमें वो आंकड़ा नीचे छिप गया है जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको बता देंगे, या आप 1 मिनट जरा रुक सकते हैं, पॉज ले सकते हैं, मैं आपको यह आंकड़ा बता देता हूँ। हाँ, ये आपका आंकड़ा है, आप देख सकते हैं इसे 20-21 पूरी रिपोर्ट है आपका। जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये 20 में वो 2020 के अनुसार 20 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है, तो आप देख सकते हैं इसे, तो आकलित में है 4.5% है। जो वैश्विक दर के हिसाब से आप देखेंगे ये 4.5% है, याद रखिएगा इसे। आगे वर्ल्ड के संदर्भ में अगर इसको देखेंगे तो इसे रखा गया है 4.9% के संदर्भ में, याद रखें इसे, ठीक है, इसे देख सकते हैं। अप्रैल 2020 के संदर्भ में इस वीडियो को हमें लगा यहीं रोकना पड़ेगा, नहीं बड़ा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।